नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिहार के जो भी बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यदि आप भी मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि हिंदी वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। आप सभी बताएंगे कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। बताएंगे आप लोग सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 को। कब? 3 मई 1935 ईस्वी को ही सुजाता का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आने वाला जो उत्तर है उसे याद रखेंगे। 2 नंबर के सवाल में कहा गया है, पपाती किस कहानी की पात्र है। कहानी का नाम यहाँ पर दिया गया है, ढाते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, माँ। आप लोग बताएंगे कि पपाती जो पात्र है वो किस कहानी की पात्र है। तो 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा नगर। नगर वाला जो कहानी है आप लोगों का, उसी कहानी की पात्र कौन है, तो पपाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यहाँ पर 3 नंबर वाले सवाल में कहा गया है, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई। जो बड़े डॉक्टर हैं शहर के, उन्होंने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी। आप लोग बताएंगे मलेरिया का, मेनिनजाइटिस का, टाइफाइड का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 3 का दोस्तों, मेनिनजाइटिस। क्या होगा? मेनिनजाइटिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो शहर के बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने मेनिनजाइटिस की बीमारी पपाती को बताई थी। तो सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 4 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सही आंसर होगा सुजाता। सुजाता का ही पूरा नाम एस रंगराजन है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है दोस्तों, उसके रचयिता का नाम आप लोगों को बताना है, उसके लेखक कौन है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी वाला जो कहानी है उस कहानी के लेखक कौन है, तो सावरदैया। राइट आंसर 5 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी कौन सी है। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी कौन सी है। आप लोग बताएंगे दोस्तों, नगर का, माँ का, दही वाली मंगमा वाला, या फिर धरती कब तक घूमेगी वाला। यहाँ पर कौन सी कहानी होगी आप लोग बताएंगे। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, धरती कब तक घूमेगी यही कहानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत करने वाला जो कहानी है बाबू, वो है धरती कब तक घूमेगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आएंगे 7 नंबर के सवाल में, इसमें कहा गया है,
अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था? अंबेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का, नेहरू जी का या महात्मा गांधी का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी का। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया था। तो राइट आंसर 7 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार था? तो महात्मा गांधी का। बिल्कुल भी भूलना नहीं है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो तो आप लोग उस प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। अहिंसा और सत्याग्रह किसका सबसे बड़ा हथियार है? तो महात्मा गांधी का। भूलना नहीं है, ठीक है। आइए 8 नंबर सवाल में है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट दोस्तों जिस मुगल बादशाह से हुई थी, आप सभी को उस मुगल बादशाह का नाम बताना है। उस मुगल बादशाह का नाम क्या है बताएंगे आप लोग? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है या जहांगीर है? तो 8 का सही आंसर होगा बाबर। गुरु नानक की जो भेंट हुई थी वो हुई थी बाबर से। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। मुगल वंश के जो संस्थापक थे उन्हीं से भेंट किसकी हुई थी? तो गुरु नानक देव जी की। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आते हैं 9 नंबर में। देखिए 9 नंबर सवाल में है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, रसखान या घनानंद? इन चारों में से कौन राइट ऑप्शन होगा? पूछा गया है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है यानी कि प्रचलित है? तो 9 का सही आंसर होगा बाबू गुरु नानक जी का। किसका? गुरु नानक जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरु नानक जी का ही जो रचनाओं के संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर सवाल है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? दान के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना या राम नाम के बिना? तो सही आंसर क्या होगा बाबू? राम नाम के बिना। सही आंसर होगा राम नाम के बिना। जिस व्यक्ति के मुख में राम का नाम ना हो उस व्यक्ति के मुख से निकला हुआ जो शब्द होता है वो विष के समान होता है। इसलिए वाणी को विष का स्वरूप दिया गया है यानी कि विष की संज्ञा दी गई है। किसको? तो वाणी को। कब? जब हमारे मुख में भगवान राम का नाम ना हो तब। तो सही आंसर 10 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आएंगे 11 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान या हमारी नींद? आप लोग बताएंगे बाबू कि रेनर मारिया रिल्के ने किस कविता का रचना किया है? तो सही आंसर 11 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु वाला जो कविता है हमारा उसी के रचनाकार कौन है? उसी के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा बाबू व्यापारी था, वकील था, जुआरी था या किसान था? आप सभी जानते हैं कि रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी था। तो सही आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रंगप्पा क्या था? रंगप्पा एक जुआरी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 नंबर सवाल है, मंगमा किस कहानी की पात्र है? कहानी आपके सामने है। धरती कब तक घूमेगी, माँ, ढहते विश्वास या दही वाली मंगमा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दही वाली मंगमा में मंगमा नाम आया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो मंगमा है वो दही वाली मंगमा कहानी की पात्र है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी जानते भी होंगे दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि मंगमा दही वाली मंगमा वाला जो कहानी है उसी की पात्रा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 14 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? मगही साहित्य के, तमिल साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के या फिर बांग्ला साहित्य के? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो श्रीनिवास हैं जिनका पूरा नाम क्या था? जिनका पूरा नाम था वेंकटस अयंगार।
ठीक है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि श्रीनिवास जी जो थे वो दोस्तों कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे। किस साहित्य के? कन्नड़ साहित्य के। तो राइट आंसर 14 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पर 15 नंबर के सवाल में। यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर के सवाल में कहा गया है लक्ष्मी का पति किस शहर में नौकरी करता था? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में या कलकत्ता में? आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि लक्ष्मी का पति किस शहर में नौकरी करता था, तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। लक्ष्मी का जो पति था वो कलकत्ता में नौकरी करता था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर के सवाल में कहा गया है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? आप लोग उस लेखक का नाम बताएंगे दोस्तों जिनके द्वारा ढाते विश्वास कहानी अनुदित है, यानी कि ढाते विश्वास कहानी वाला जो दोस्तों आप जो भी आप उसमें पंक्ति देख रहे हैं उसका अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढाते विश्वास कहानी का जो दोस्तों गद्य है वो किसी और भाषा में लिखा गया था, लेकिन उस भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण करने वाले कौन थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे। उन्होंने ही दोस्तों हिंदी भाषा में रूपांतरण इस कहानी को किया था। किस कहानी को? तो ढाते विश्वास वाली कहानी को। इसीलिए कहा गया है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी कि अनुवाद किया गया है हिंदी भाषा में। तो सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर क्वेश्चन रहता ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो दोस्तों वहां पर आप लोग इनका बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, आइए 17 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा कहने वाले कौन हैं? इस पंक्ति को बोलने वाले कौन है बताएंगे? पतंजलि, कालिदास, वात्स्यायन या कबीर? 17 का सही आंसर क्या होगा? 17 का सही आंसर होगा कालिदास। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा कहने वाले कालिदास थे। तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या 5? मंगू की माँ की टोटल कितनी संतानें थी? तो दोस्तों थी 4। कितनी? 4। यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मंगू की माँ की टोटल 4 संतानें थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 नंबर में कहा गया है मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से दोस्तों पागल थी, चंचल थी, अंधी थी या गूंगी थी? तो सही आंसर 19 का हो जाएगा हमारा दोस्तों पागल। मंगू जन्म से ही पागल थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? आप लोग बताएंगे उस भाषा का नाम जिसके कथाकार कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर जी हैं। तो यहाँ पर 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा गुजराती। गुजराती भाषा के ही कथाकार कौन है बाबू? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। वो भी कैसे कथाकार हैं? तो लोकप्रिय है, प्रसिद्धि है। ठीक है, यानी कि उन्हें इसमें प्रसिद्धि मिली है। किनको? तो ईश्वर पेटलीकर को। तो राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में कहा गया है राम ना बीनू बिरथे जग जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? कवि किसका विरोध करते हैं आप लोग बताएंगे? राम ना बीनू बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जन्म लेना इस संसार में व्यर्थ है, इसके माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? पूजा पाठ का, कर्मकांड का, भयंडर का या सभी का? तो दोस्तों जब आप उस कविता को पढ़े होंगे, उस कविता को अच्छे से समझे होंगे, तो दोस्तों उसमें आप लोगों को यह पता चला होगा कि जो कवि हैं वो क्या करते हैं कि पूजा पाठ, कर्मकांड, भयंडर इन सभी का ही विरोध करते हैं। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है इन मुस्लिम हरिजन पे
कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है? कबीरदास जी के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी के लिए, रहीम के लिए या फिर रस खान के लिए? तो 22 का सही आंसर क्या होगा जी? 22 का सही आंसर होगा बाबू रस खान। इन मुस्लिम हरिजन पैकोटिन हिंदू बारिये कि ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं दोस्तों, यह कहा गया है किस कवि के लिए? तो दोस्तों कहा गया है रस खान कवि के लिए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर के सवाल में अगर आए, 23 नंबर के सवाल में, तो इसमें आप सभी से पूछा गया है गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? घनानंद को, प्रेम घन को, गुरु नानक को या रस खान को? आप लोग उस कवि का नाम बताएंगे दोस्तों जिसे गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा रस खान। क्या होगा? रस खान। रस खान कवि को ही गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो राइट आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। 24 नंबर के सवाल में कहा गया है कबीर रस खान ने, बोला गया है कबीर रस खान ने चितचोर किसे कहा है? कबीर रस खान ने चितचोर किसे कहा है? विठलनाथ को, श्री राम को, कृष्ण को, तुलसीदास जी को? दोस्तों जो रस खान है उन्होंने चितचोर कहा है कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण जो है वो चित्त को चुराने वाले हैं, यानी कि मन को चुराने वाले हैं। जिनका एक बार मन श्री कृष्ण में लग जाता है उसका मन बिल्कुल भी प्रभु से नहीं हटता, यानी श्री कृष्ण भगवान से नहीं हटता, जिस प्रकार से गोपियों का नहीं हटता था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा। 25 नंबर के सवाल में कहा गया है घनानंद जीवनदायक हो, घन आनंद है बाबू, घन आनंद नहीं है, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरी पीर ही परसों में किस कवि का नाम आया है? घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरी पीर ही परसों में किस कवि का नाम आया है? तो दोस्तों आप यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से देख सकते हैं, पद के माध्यम से ही देख सकते हैं कि इसमें घनानंद कवि का नाम आया है। यहाँ पर घन आनंद से किसका नाम यहाँ पर बोध हो रहा है? घन आनंद से बाबू यहाँ पर घनानंद का नाम बोध हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस पंक्ति में किस कवि का नाम छिपा है? तो घनानंद जी का। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 26 नंबर सवाल में है कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया? अमलराज, घनशेखरन, श्रीनिवास या डॉक्टर? कमरा नंबर 48 में बल्ली को ले जाने वाले कौन थे? तो सही आंसर होगा अमलराज। क्या था? अमलराज। ठीक है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अमलराज ने ही कमरा नंबर 48 में बल्ली को लेकर गए थे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, बल्ली यानी कि बल्ली अमाल को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 27 नंबर के सवाल में यदि आए तो इसमें कहा गया है घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1680 ईस्वी के आसपास, 1681 ईस्वी के आसपास, 1682 ईस्वी के आसपास या फिर 1689 ईस्वी के आसपास? घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जो जन्म है वो हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर 28 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लाखत कछु न अब भारत में दर्शात। इस पंक्ति का मुख्य भाव क्या है? इस पंक्ति का मुख्य भाव राष्ट्रीयता है, भारतीयता है, मनुष्यता है, आत्मीयता है? कौन है आप लोग बताएंगे? 28 का सही आंसर सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लाखत कछु न अब भारत में दर्शात। इस पंक्ति का मुख्य भाव क्या है बाबू? तो 28 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारतीयता। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। क्या? तो भारतीयता। ठीक है, याद रखेंगे। आइए 29 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर बाबू आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, लौटकर आऊंगा फिर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 29 का बताएंगे। 29 का सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? तो स्वदेशी। सही आंसर होगा 29 का क्या? तो ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, स्वदेशी। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर के सवाल में कहा गया है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सुर से,
कंचन से, पुष्प से या फिर छाया युक्त चंद्र से। भरत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है दोस्तों? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से या फिर छाया युक्त चंद्र से। तो 30 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा छाया युक्त चंद्र से। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। आते हैं 31 नंबर में। देखिए इसमें कहा गया है पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? मिट्टी की मूरत उदासनी, वह अपने घर में प्रवासनी, ज्ञान मूल गीता प्रकाशनी या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर 31 का होगा बाबू सभी। देखिए सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार भारत माता जो है बाबू वो मिट्टी की मूरत उदासनी भी है, वह अपने घर में ही प्रवासनी भी है और साथ ही ज्ञान मूल गीता प्रकाशनी भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं 32 नंबर में। इसमें कहा गया है आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष किस कविता में हुआ है? जनतंत्र का जन्म में, भारत माता में, स्वदेशी में या फिर लौट कर आऊंगा फिर में। तो यहाँ पर 32 का बिल्कुल सही आंसर होगा जनतंत्र का जन्म वाले कविता में। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष दोस्तों जनतंत्र का जन्म वाले कविता में हुआ है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम 33 नंबर में चले तो इसमें कहा गया है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध, अबोध कहने का मतलब जो मूर्ख होते हैं, जो सीधा साधा होते हैं, जिनको बिल्कुल भी कुछ ज्ञान नहीं होता, उसे अबोध कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की जनता, यानी कि जनता। 33 का सही आंसर होगा जनता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो लेखक हैं, जो कवि है, उन्होंने मिट्टी की अबोध मूर्त की जो संज्ञा है वो दिया है किनको? तो जनता को। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नंबर सवाल है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता का नाम आप सभी को बताना है। एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू हमारा हिरोशिमा। हिरोशिमा में ही दोस्तों इस चित्रण का व्याख्या किया गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस चित्रण का? तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका वाले चित्रण का। ठीक है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका वाले चित्रण की जो व्याख्या है वो किया गया है हिरोशिमा वाले कविता में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, 35 नंबर सवाल में पूछा गया है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कहा है दोस्तों वृक्ष को, वृक्ष को ही बूढ़ा चौकीदार कहा है। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल में है लौट कर आऊंगा फिर कविता का भाषांतर किस कवि ने किया है? भाषांतर यानी कि भाषा अंतर किस कवि ने किया है? जीवनानंद दास ने, विनोद कुमार शुक्ल ने, प्रयाग शुक्ल ने या फिर कुंवर नारायण ने। 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर होगा जीवनानंद दास ने। जीवनानंद दास ने ही दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर कविता का भाषांतर किया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं 37 नंबर में। इसमें कहा गया है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1942 ईस्वी को, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, 16 जनवरी 1940 ईस्वी को या फिर 16 जनवरी 1943 ईस्वी को। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर 37 का होगा बाबू 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को ही अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो 37 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल में है कौन ठंड से कांप रहा था? संतु, भग्गू, दीदी या नरेन? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ठंड से कांपने वाला जो पात्र है वो है संतु। कौन? तो संतु। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आते हैं 39 नंबर में। इसमें कहा गया है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? खिलौना, किताब, मछली या पैसे? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो सही आंसर 39 का होगा मछली। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग 40 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों 40 का बिल्कुल राइट आंसर
आंसर होगा 3। पिताजी ने बाजार में टोटल 3 मछलियां खरीदी थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? शहनाई, हारमोनियम, तबला या बीड़ा? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई था। तो 41 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान का जो प्रिय वाद्य यंत्र था वो था शहनाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? डुमराव के, काशी के, दरभंगा के या पटना के? बिस्मिल्लाह खान के जो परदादा थे दोस्तों, जिनका नाम था सलार हुसैन खां, वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो सही आंसर 42 का हो जाएगा हमारा डुमराव के। कहाँ के? डुमराव के। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुमराव बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। 43 नंबर सवाल में कहा गया है, आनंद कानन के नाम से कौन सा स्थान प्रतिष्ठित है? आप लोग उस स्थान का नाम बताएंगे जो कि आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, यानी उसे आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है डुमराव, काशी, लखनऊ या सीतामढ़ी। तो यहाँ पर 43 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू क्या? तो काशी। काशी को ही आनंद कानन के नाम से जाना जाता है, यानी कि काशी ही दोस्तों आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, विख्यात है। तो सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। आएंगे 44 नंबर में। देखिए, इसमें कहा गया है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? आप लोग उस पाठ का नाम बताएंगे। यहाँ पर पंक्ति में कहा गया है बाबू, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। आप सभी बताएंगे कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, यानी कि यह पंक्ति किस पाठ में आई है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, बताएंगे नौबत खाने में, इबादत वाला में, या फिर अवनियों वाला में, या फिर शिक्षा और संस्कृति वाला में, या फिर जीत जीत मैं निरखत हूँ इस वाला में। तो सही आंसर 44 का होगा हमारा शिक्षा और संस्कृति वाले में। इसी वाले में दोस्तों मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है जो पंक्ति है वो आया है इसी पाठ में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो सही आंसर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ है, जागरण है, व्यवहार है या पालन है? तो 46 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू हमारे पास श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर सवाल है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? आइए गया, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है बाबू, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त यानी कि श्रेष्ठ एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध या फिर साक्षरता? तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध ही उदात्त व बढ़िया शिक्षा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 49 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, पहली बार दिखे बहादुर की उम्र कितनी थी? 8 से 9 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, 10 से 11 वर्ष या फिर 12 से 13 वर्ष? पहली बार दिखे बहादुर की उम्र कितनी थी? तो 49 का सही आंसर होगा बाबू हमारा 12 से 13 वर्ष। पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर सवाल है, हिंदी आलोचन को, हिंदी आलोचन नहीं है आलोचना है, ठीक है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने
करने का श्रेय किसे प्राप्त है, किसे जाता है? रामविलास शर्मा को, नलिन बिलोचन शर्मा को, अमरकांत को या फिर यतेंद्र मिश्र को? यहाँ पर 50 का सही आंसर बोलेंगे बाबू। 50 का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने वाले जो दोस्तों हैं वो कौन है? वो है रामविलास शर्मा। इनको ही दोस्तों श्रेय जाता है, किसके लिए? तो हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने के लिए। 50 का यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 51 नंबर सवाल है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? सम्राट व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था या फिर मार्क्सवादी व्यवस्था? आप लोग उस व्यवस्था का नाम बताएंगे जिसमें साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान दोस्तों संभव है। तो 51 का राइट आंसर होगा हमारा सम्राट व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सम्राट व्यवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु तब हुई जब वे कितने साल के थे? आप लोगों को बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी यानी कि बाबूजी की मृत्यु जब हुई थी तो वे कितने साल के थे? 9 साल, 9.5 साल, 10 या फिर 11 साल? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग? यहाँ पर 52 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 9.5 साल, ठीक है। बिरजू महाराज के बाबूजी की जो मृत्यु हुई थी तब वे कितने साल के थे, यानी कि बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो दोस्तों यहाँ पर 52 का सही आंसर हो जाएगा 9.5 साल के। याद रखिएगा, बाबूजी नहीं बल्कि बिरजू महाराज के पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय जो बिरजू महाराज थे वो 9.5 साल के थे। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, कितने रुपए नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया? आप लोग बताएंगे कितने रुपए का नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गंडा बंधवाया? गंडा नहीं, गांठ बंधवाया। गांठ होगा, ठीक ना, गांठ बंधवाया। बताएंगे 53 का सही आंसर क्या होगा? 500 रुपया। 500 रुपया ना, 500 रुपये का नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से गांठ बंधवाया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर सवाल में पूछा गया है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला या चित्रकला? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो नाट्य कला से संबंधित है। तो सही आंसर नाट्य नहीं, नृत्य कला। 54 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। नाट्य का मतलब अलग होता है और नृत्य का मतलब अलग होता है। नृत्य का मतलब होता है नाचना और नाट्य का मतलब होता है नाटक करना। तो सही आंसर बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नृत्य कला। पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 55 नंबर सवाल है, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिरजू महाराज या फिर पंडित रविशंकर महाराज? 55 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज ही लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर सवाल है, अवनियो क्या है? अवनियो क्या है बाबू? अवनियो एक कहानी है, कविता है, जीवनी है या फिर ललित रचना है? तो 56 का सही आंसर होगा ललित रचना। अवनियो एक ललित रचना है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझकर आप लोग चलिएगा, ठीक है। आइए 57 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अवनियों में कितने गद्य की रचना की? 25, 26, 27 या 28? आप लोगों को गधों की संख्या बताना है दोस्तों, जब 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अवनियों में रचना की थी। तो सही आंसर यहाँ पर 57 का हमारा हो जाएगा 27। 27 गधों की रचना की थी, कहाँ पर? तो अवनियों में, ठीक है। कितने दिनों के प्रवास के दौरान? तो दोस्तों 19 दिनों के प्रवास के दौरान। प्रवास का मतलब होता है घूमना, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बाबू? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
57 हो गया। 58 में आते हैं। देखिए 58 नंबर सवाल है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विनोद कुमार शुक्ल का, यतेंद्र मिश्र का या अशोक वाजपेयी का? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है बाबू? तो 58 का सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी ही 58 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सही आंसर अशोक वाजपेयी हो जाएगा। यहाँ पर 59 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा होगा। 59 का बाबू राइट आंसर यहाँ पर हमें लग रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा जी। ऑप्शन नंबर डी होगा। नलिन बिलोचन जो शर्मा है ना, वो दोस्तों हो जाएंगे किसी और पाठ के। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और जिसमें खोखा है ना, खोखा मदन, उस पाठ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों उस पाठ के रचयिता दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा है। उस पाठ का नाम क्या है? तो 20 का दांत। 20 के दांत वाले कहानी के जो रचयिता हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन अगर हम बात करें नाखून क्यों बढ़ते हैं वाले कहानी का, तो दोस्तों उसके रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर यहाँ पर 59 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 60 नंबर सवाल है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 60 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, अनजान स्मृतियों का। जो स्मृतियां बिल्कुल भी दोस्तों जानने वाला नहीं है, बिल्कुल भी अनजान है, तो उसे कहा जाता है सहजात वृत्तियां। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अनजान जो स्मृति होती है उसी को सहजात वृत्ति कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 61 नंबर सवाल में है, नाखून हमारे किसके अवशेष हैं? नाखून हमारे किसके अवशेष है? तो पशुता के। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नाखून हमारे पशुता के अवशेष हैं। 62 नंबर सवाल है, फिनिक्स क्या था? फिनिक्स दोस्तों आश्रम था, विद्यालय था, चिड़ियाघर था या फिर कैदखाना था? तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों आश्रम। फिनिक्स एक आश्रम था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 10वीं सदी से या फिर 11वीं सदी से? तो 63 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8वीं सदी से। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख दोस्तों 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 64 नंबर सवाल में है, नागरी के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? नागरी के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं जी? कलिंग प्रदेश, दक्कन प्रदेश, कोंकण प्रदेश या फिर पांड्य प्रदेश है? तो 64 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा दक्कन प्रदेश। दक्कन प्रदेश में, ठीक है, नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं दक्कन प्रदेश में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्कन होगा, दक्कन, दक्कन नहीं होगा, दक्कन, गलती से दक्कन लिखा गया है, दक्कन होगा। ठीक है, आइए 65 नंबर में आते हैं। पूछा गया है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाने वाले कौन थे? तो सही आंसर 65 का हमारा हो जाएगा बाबू लेखक का साला। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर सवाल में कहा गया है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का ना, पैसे चुराने का आरोप लगाया था। 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पैसे चुराने का आरोप किस पर लगा था? तो बहादुर पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर सवाल है, हु और नहीं है, आर है। हु आर सुधराज किसकी रचना है? हु आर सुधराज किसकी रचना है जी? तो 67 का राइट आंसर यहाँ पर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हु आर सुधराज की रचना की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा महू, यानी मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में ही, महू प्रांत में ही किनका जन्म हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, आइए
आते हैं 69 नंबर के सवाल में। बोला गया है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। अंबेडकर के अनुसार बाबू भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। कैसा? दूध पानी के मिश्रण की तरह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग ले लेंगे। 70 नंबर सवाल है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। निबंध, कविता, कहानी या शिक्षा शास्त्र। आप लोग बताएंगे कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहानी। 20 के दांत पाठ वाला जो विधा है वो एक प्रकार का कहानी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह गद्यांश किस पाठ से उद्धित है, यानी कि किस पाठ से लिया गया है, आप लोगों को उस पाठ का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि यह पंक्ति किस पाठ से आया है। बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह जो पंक्ति है बाबू वो आया है 20 के दांत वाले पाठ से। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब खोखा और मदन में लड़ाई हो जाती है तब दोस्तों वहां पर यह पंक्ति आता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 72 नंबर सवाल है किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या देवत विज्ञान। आप लोगों को उस अध्ययन क्षेत्र का नाम बताना है दोस्तों जिसमें भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ है। तो 72 का सही आंसर होगा नीति कथा। नीति कथा अध्ययन क्षेत्र में ही भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर के सवाल में कहा गया है समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे। 1823 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1794 ईस्वी में। समुद्र यात्रा के दौरान जो सर विलियम जोन्स थे वे भारत कब पहुंचे थे। तो 73 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1783 ईस्वी। 1783 ईस्वी में दोस्तों भारत पहुंचे थे समुद्र यात्रा के दौरान। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल है मैक्स मुलर के अनुसार कौन सा देश हरकस जैसी वनस्पति को आकर्षित करता है। हकर्स, हकर्स है बाबू, हकर्स, हरकस नहीं है। हकर्स जैसी वनस्पति को आकर्षित करता है। जर्मनी, श्रीलंका, भारत या नेपाल। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा भारत। मैक्स मुलर के अनुसार भारत देश हकर्स जैसी वनस्पति को आकर्षित करता है। तो राइट आंसर 74 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर के सवाल में कहा गया है वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। आप लोगों को दोस्तों बताना है सोने के सिक्कों की संख्या। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो यहाँ पर 75 का बिल्कुल सही आंसर होगा 172। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 75 का। 76 नंबर सवाल में बाबू कहा गया है बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना या ज्योत्सना। यहाँ पर 76 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी वाला, ज्योत्सना। बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है ज्योत्सना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखेंगे शुद्ध वाक्य। जल्द से यह काम करना है, नहीं, यह बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। यहाँ पर आते हैं अगले में, यह काम जल्दी से करना है, यह काम जल्दी करना है। हाँ हाँ, ये शुद्ध है, यह काम जल्दी करना है। ऑप्शन नंबर सी बाबू बिल्कुल राइट आंसर होगा 77 का। ठीक है, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर 78 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया उसे कहा जाता है जो बिल्कुल भी कर्म के साथ नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्याम भात खाता है, तो यहाँ पर दोस्तों कर्म है। श्याम खाता है तो क्या खाता है, भात खाता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया है खाता वो कैसा है, तो सकर्मक। ज्योति रोती है, ज्योति रोती है, 78 में है ज्योति रोती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों कोई भी दोस्तों यहाँ पर कर्म नहीं है, केवल यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, केवल क्रिया रहेगा तो बोलेंगे अकर्मक है, और क्रिया के साथ कर्म रहेगा तो बोलेंगे सकर्मक। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा 78 का। 79 नंबर सवाल में आएंगे तो इसमें कहा गया है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं।
काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो क्रिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है, यानी कि कार्य या कार्य को बोल सकते बाबू, कार्य के नाम को बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। जब आप किसी की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप किसी की दोस्तों बड़ाई करते हैं, तो लोग बोलते नहीं है देखो 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 पेड़ पर चढ़ा होता है, आसमान पर चढ़ा होता है, तो आसमान पर चढ़ा दिया। तो आसमान पर चढ़ाने जो मुहावरे का अर्थ है वो होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 81 नंबर सवाल में है कान फूकना का अर्थ है। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 81 का राइट आंसर होगा दीक्षित करना। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ होगा दीक्षित करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 नंबर सवाल में कहा गया है कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें बहुवचन कौन शब्द है 82 में? तो 82 में दोस्तों प्राण एक बहुवचन शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 नंबर सवाल में है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से देशज शब्द कौन नहीं है? देशज शब्द कौन नहीं है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों कटोरा खिचड़ी पगड़ी, डिग्री होगा डिग्री। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिग्री। पगड़ी कटोरा खिचड़ी ये तीनों ही शब्द दोस्तों देशज हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर सवाल है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ए, अब, आभा या आ? तो 84 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। अभाव में ए नहीं होगा, अ होगा। अ गलती से या ए लिखा गया है, गलती से अ होगा ना बाबू। यहाँ पर देखिए जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तो ऑप्शन में बिल्कुल भी ए नहीं रहेगा, क्या रहेगा? अ रहेगा। आप खुद देख सकते हैं कि अभाव को जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पर अधन भाव के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर अव्यय क्या निकला? अ, यानी कि उपसर्ग क्या हुआ? अ, तो उपसर्ग अ होगा बाबू, ठीक है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ होगा, ठीक है। 85 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में प्रत्यय बताना है आप लोगों को। तो 85 का यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ईम, यानी कि हर्षाई वाला ई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों जो ई है वो कैसा है? हर्षाई वाला है, ना कि दीर्घाई वाला। तो ई ले लेंगे और फिर लास्ट में म ले लेंगे तो ईम होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम देखो बताते हैं, यहाँ पर हम ऐसे अंत ले लेंगे ना, अंत, और उसके बाद अगर हम दोस्तों ईम ले लेंगे तो यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अंतिम। त में से अ निकलेगा, अ आई को जब सॉरी यहाँ पर हलंत ले लीजिए, त में हलंत रहेगा ना, त में हलंत है ना, तो ई इसमें जुड़ेगा ना, तो दोस्तों ये हो जाएगा इस तरीके से अंति, अम्मा इसमें आके सट जाएगा तो हो गया अंतिम। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए यहाँ पर 86 नंबर में आते हैं। पिता का प्रवाची शब्द नहीं है। जनक, आत्मज, तात, पितृ। पिता का प्रवाची शब्द इन चारों में से कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा आत्मज। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्मज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 नंबर में कहा गया है बाबू अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है। अमृत का जो प्रवाची शब्द है वो दोस्तों कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा रसाल। रसाल बिल्कुल भी अमृत का प्रवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 नंबर सवाल है मूक का प्रवाची शब्द नहीं है। मूक का प्रवाची शब्द इन सभी में से कौन नहीं है? तो 88 का राइट आंसर होगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है दोस्तों क्या? तो खूब बातें करना, यानी खूब बोलना। जो ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 89 नंबर सवाल है बाबू यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो 89 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा कौन सा दोस्तों? तो विसर्ग संधि। यस आएगा, यसा धन दा, यसा में दा को ऐड करेंगे तो यशोदा बनेगा। तो यहाँ पर विसर्ग आया है, तो आप समझ सकते हैं कि यशोदा में कौन सी संधि है? तो विसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 नंबर सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है महोदय का संधि विच्छेद क्या है? महोदय का संधि विच्छेद होता है बाबू महाधन उदय।
क्या होता है, महाधन उदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 90 का। ठीक है, आइए 91 नंबर में आते हैं। पूछा गया है नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह में बाबू 9 एक संख्या है और आप सभी जानते हैं कि जिस समास में संख्या का बोध हो उस समास को कहा जाता है द्विगु समास। क्या कहा जाता है, द्विगु समास। तो 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 92 नंबर सवाल में है बाबू पाप पुण्य में कौन समास है। पाप पुण्य में दोस्तों द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर धर्म अधर्म ले लें तो धर्म अधर्म कौन सा समास है, धर्म अधर्म एक प्रकार का द्वंद्व समास है। 93 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम है ना। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 94 नंबर सवाल है दही क्या है। दही बाबू स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है। दही से वाक्य बनाते हैं। दही से वाक्य क्या बन सकता है, दही से बाबू जो वाक्य बनेगा वो बनेगा दही खट्टा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पुल्लिंग आ गया, दही खट्टा है। ये थोड़ी ना बोलेंगे दही खट्टी है, दही खट्टा है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दूध से ही दही बनता है, ऐसे बोलते हैं दूध से दही बनती है। क्या बोलते हैं हम लोग वाक्य के लिए, दूध से दही बनता है। तो बनता है ना, तो पुल्लिंग हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर सवाल में है यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बाबू आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ण। यहाँ पर 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शब्द की देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। और अगर हम बात करें दोस्तों भाषा किससे बना है तो हो जाएगा यहाँ पर वाक्य। और कोई पूछे कि वाक्य किससे बना है तो हो जाएगा शब्द। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए 96 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में टोटल बाबू 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। टोटल मिला दे तो 13 हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें केवल स्वरों के लिए तो 11 होते हैं। अयोगवाह बिल्कुल बिना स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा जाता है जिसे अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो 96 का सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11। आइए 97 नंबर सवाल है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जाति लड़का, लड़का हो जाएगा। सेना हो जाएगा बाबू आपका समूहवाचक संज्ञा। श्याम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुख हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर सवाल में है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम कुछ और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम यह, निश्चयवाचक सर्वनाम। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर सवाल में है बाबू यहाँ पर मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा। मानव शब्द से बनने वाला विशेषण मानवता होगा। क्या होगा, मानवता। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मानवता। मानवता, मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय। मानवीय होगा जी, मानवीय होगा बाबू, मानवीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मानवीय। मानवता नहीं होगा, मानवता एक भाव हो गया। मानवता एक भाव हो गया जी, मानवीय होगा, मानवीय। मानव शब्द से क्या बनेगा, मानव का हो गया मानवता, मानवीय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ता और वृक्ष इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, बिछड़ाव हो रहा है, अलगवाद हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक लेंगे, यहाँ पर आपादन कारक लेंगे। ठीक है, अगर बिछड़ाव नहीं होता, जुदाई नहीं होता, तो हम लोग करण कारक लेते हैं। तो सही आंसर होगा आपादन कारक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, जो आप लोगों के मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग 2025 में बिहार बोर्ड से हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखकर समझ लीजिएगा, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता ना हो तो उसे जरूर से याद कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो के एंड में बताना कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का
सही जवाब दे पाया है। ऐसा ही मैं आप लोगों के एग्जाम तक और वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आप लोग दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग दोस्तों लाइक करिएगा वीडियो को, तभी जाकर दोस्तों यह वीडियो और भी बच्चों तक पहुंच सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।